बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है, इसको आज हमने सॉल्व करना है। और वो कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला एफ इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। ये कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो वो कह रहा है कि इसका आप फाइंड करें, इसकी डायमेंशंस भी, इसका यूनिट भी। तो आर स्क्वायर था, ये यहाँ पर आर ऊपर स्क्वायर आएगा, इधर ऊपर यहाँ पर आर स्क्वायर, ये गलती से आर नीचे लिखा हुआ है। आर स्क्वायर को उठाकर ऊपर ले जाएं, एफ के साथ m1 और m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर डिवीजन में ले जाएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी बराबर है एफ आर स्क्वायर और m1 m2। जी का अगर हम यूनिट देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्स की जगह पर न्यूटन आ जाएगा और आर की जगह पर मीटर आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर, यहाँ पर इस मैस की जगह पर भी किलोग्राम, इसकी जगह पर भी किलोग्राम, तो ये हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा। तो ये इसका यूनिट आ गया किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद जो है अब न्यूटन, ये तो दो चीज़ें उसने पूछी थी, एक इसका यूनिट, दूसरा इसकी डायमेंशंस। तो आपको पता है फोर्स बराबर होती है F इक्वल्स टू एम ए के, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और मैस का यूनिट है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर इस न्यूटन की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, जी बराबर है के जी और मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके साथ यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर हमने न्यूटन की वैल्यू पुट की इस जगह पर, और इसके साथ मीटर स्क्वायर है, वो मीटर स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख दें, और ओवर में के जी स्क्वायर है। तो ये किलोग्राम का स्क्वायर जो है, किलोग्राम के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। मीटर स्क्वायर को आप इस मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम बच गया, इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, तो वो हमारे पास ऐसे बन जाएगा किलोग्राम। और यहाँ पर मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई किया, ये वाला किलोग्राम इन्वर्स में होगा क्योंकि नीचे इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी पावर, ऊपर जाके -1 हो गई। मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और उसके साथ सेकंड इनवर्स स्क्वायर जी, ये हमारे पास इसके आ गए यूनिट्स जी के, बेस यूनिट्स के एतबार से। आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द बेस यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, तो उसमें आप लिखेंगे के जी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स क्यूब। अब डायमेंशन लिखते हैं, किलोग्राम की जगह पर डायमेंशन लिखते वक्त कैपिटल एम लिखते हैं, ऊपर पावर वैसे की वैसी, मीटर लेंथ का यूनिट है, कैपिटल एल लिखेंगे, ऊपर पावर वैसे की वैसी, सेकंड टाइम का यूनिट है, इसकी जगह पर कैपिटल टी लिखेंगे, ऊपर पावर इनवर्स स्क्वायर है, वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई, एम इनवर्स, एल क्यूब और टी इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, इधर कैसे किया है, इधर उसने फोर्स की डायमेंशंस डायरेक्ट लिख दी, यहाँ पर इस जगह पर फोर्स की डायमेंशन लिख दी, और वो है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये हमने पहले भी पढ़ी हैं। और आर की जगह पर इधर लिख दिया मीटर, आर का यूनिट मीटर होता है फासले का, और ऊपर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की जगह पर डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर। m1 और m2 इन दोनों की जगह पर डायमेंशन m इंटू एम लिख दी। अब m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया, अगले स्टेप में m स्क्वायर इस m से कट गया, एक m बच गया, उसको ऊपर ले गए, ये वाला l स्क्वायर इस l से मल्टीप्लाई होकर l क्यूब आ गया।
तो हमारे पास एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स स्क्वायर आ गया। दोनों तरह कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट है 1.7 है, इसमें वो कह रहा है शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी डायमेंशनली करेक्ट वेयर वी आई इज़ द वेलोसिटी ऑफ एट टाइम टी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन एंड वी एफ इज़ द वेलोसिटी एट टाइम टी। तो कह रहा है ये इक्वेशन है, इसमें वी आई वो वेलोसिटी है जब टाइम ज़ीरो था, और जो वी एफ है ये वो वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी। आप ये बताएं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी करेक्ट है या नहीं है, ये वाली इक्वेशन जो है। तो हमने देखना है वेलोसिटी का फाइनल लेफ़्ट साइड पे है वी एफ, तो हमने वी एफ लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी का जो यूनिट है, वेलोसिटी कोई भी हो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसकी जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस बराबर हैं वेलोसिटी की डायमेंशंस। मीटर की जगह पर लेंथ कैपिटल एल आ जाएगा और सेकंड की जगह पर कैपिटल टी, ऊपर इन्वर्स है तो ये इन्वर्स लिख दें -1। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई वेलोसिटी की, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आ गई। राइट हैंड साइड के ऊपर अब फाइनल इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड की डायमेंशंस एल टी इन्वर्स। अब राइट साइड की डायमेंशंस हमने इधर लिखी हैं, ये देखें यहाँ पर हमने लिखा, ये यहाँ पर हमने लिखा वी आई प्लस ए टी, इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया डायमेंशन लिखने के लिए, और वेलोसिटी की डायमेंशंस लिखनी एल टी इन्वर्स, यहाँ पर एल टी इन्वर्स है। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस लिखी, लिख लेते हैं इसको, ये एक मिनट। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हमारे पास आ गई एल टी इन्वर्स स्क्वायर, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, और वेलोसिटी की डायमेंशन वही एल टी इन्वर्स। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, ये डायमेंशंस हैं एल, और इधर हम ले रहे हैं टी, और उसकी पावर है -1, और इधर एल टी, इधर पावर इसकी है -2 एल टी इनवर्स स्क्वायर। और इधर ये जो टाइम है, इस टाइम की डायमेंशंस यहाँ पर लिखें, टाइम की डायमेंशंस कैपिटल टी है। अब एल टी इनवर्स को वैसे का वैसे ही लिखा इस जगह पर, और ये प्लस था इसको इधर लिख दिया। इस टी को इस -2 में टी की पावर 1 है, टी की पावर इन्वर्स स्क्वायर और टी की पावर +1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो टी की पावर बन गई -2 + 1, तो वो कितनी बन जाएगी -1। तो हमारे पास इधर भी डायमेंशन एल टी इन्वर्स आ गई, ये भी एल टी इन्वर्स। तो कितने एल टी इन्वर्स हो गए? 2 एल टी इन्वर्स हो गए। 2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी एल टी इन्वर्स आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की भी वही आ गई। जी मैडम। सर इसमें उसका क्या मतलब है कि वो है कि वी आई 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसमें टाइम 0 है। बेटा बॉडी तो मूव कर रही थी ना, अब हमने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया उसके मोशन को, तो हम तो उस वक्त से ही अपना टाइम काउंट करेंगे ना जब से हमने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो हमने कहा कि जिस वक्त हमने उस बॉडी को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया उस वक्त हमने कहा टाइम 0 था, और उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। मसलन एक गाड़ी जा रही है, अब उस गाड़ी का हमने उसको ताक़ुब करना शुरू किया, तो हम अपना टाइम उस वक्त से ही काउंट करेंगे जिस वक्त हमने शुरू किया उसको ऑब्ज़र्व करना। तो उस वक्त शुरू में स्टार्ट में टाइम क्या था? 0 था, और हमने देखा उसकी वेलोसिटी कोई भी थी, वी आई थी। टी टाइम के बाद जो है उसकी वेलोसिटी होगी वी एफ। नहीं क्लियर हुआ? किधर गए वो बच्चे? चलो अच्छा, अब इसमें हमारे पास इन दोनों को ऐड किया तो 2 एल टी इन्वर्स आ गया, और 2 की कोई डायमेंशंस नहीं है, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी एल टी इन्वर्स आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस भी एल टी इन्वर्स, दोनों बराबर हैं। इस बुनियाद पे हम कह देंगे इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये देखें, ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है? राइट हैंड साइड के।
डायमेंशन दोनों की सेम है। अच्छा, उसके बाद है 1.9 है, वो कह रहा है शो दैट फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। आप ये शो करें कि जो आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो E एनर्जी है, M मैस है और C स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। अच्छा, सम टाइम यहाँ पर इससे रेलिवेंट MCQ भी पूछ लेता है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर कभी भी मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितने मैस की कितनी एनर्जी बनेगी, इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। सम टाइम वो पूछता है व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ अ मैस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मैस की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, अगर ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैस की जगह पर 1 किलोग्राम, ये मैं आपको यहाँ पर एक MCQ बता रहा हूँ जो आता रहता है। तो मैस 1 किलोग्राम, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, 1 किलोग्राम मैस की कितनी एनर्जी बनेगी, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं E इक्वल्स टू मैस की जगह पर 1 और C की जगह पर स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे 3 क्रॉस 10⁸8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁸8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया तो ये 9 बन जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8, 8 का स्क्वायर लिया तो ये 16 बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 10⁻16। ये 1 किलोग्राम मैस की इतनी एनर्जी है। जब 10⁸8 के ऊपर पावर हो तो वो स्क्वायर के तौर पे बिहेव नहीं करती, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बाद स्टूडेंट्स के जहन में ये आ रहा होगा कि 8 का ऊपर स्क्वायर है तो 64 होना चाहिए। बी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 8 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 आ जाएगा। 1 किलोग्राम मैस की इतनी एनर्जी। अगर 2 किलोग्राम की फाइंड करनी तो यहाँ पे 2 लिख दें। अगर एक आदमी है उसका मैस 50 किलोग्राम है और उसके एनर्जी में तब्दील कर दिया जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी, तो हम यहाँ पर 50 लिख देंगे। अप टू सवाल जी बेटा, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ अ मैस ऑफ 1 किलोग्राम। कितनी कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी एक मैस की इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इफ़ अ मैस ऑफ 1 किलोग्राम इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन व्हाट विल बी इट्स कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी। अगर 1 किलोग्राम मैस एनर्जी में तब्दील हो जाए तो इसकी मुतल्लिका एनर्जी कितनी बनेगी, तो वो हम इस फार्मूले से E इक्वल टू MC स्क्वायर से फाइंड करेंगे। जी रोल नंबर 297। जी क्लियर हो गया, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। इफ़ मैस इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन व्हाट विल बी कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ अ मैस ऑफ 1 किलोग्राम। जी अच्छा, इफ़ मैस इज़ कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू एनर्जी, अगर मैस मुकम्मल तौर पे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है देन व्हाट विल बी कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ अ मैस ऑफ 1 kg। अगर मैस टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो 1 किलोग्राम मैस की कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी। जी लिख लिया अभी। मज़ीद इसमें यह है कि मैं इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मैं वो बिस्मिल्लाह फिज़िक्स में भी इसको कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँगा। अगर कोई बच्चा रिपीट करना चाहे तो वहाँ से रिपीट भी कर सकता है। जी नेक्स्ट है, तो हम बात कर रहे थे MCQ तो हो गया, अब हम बात कर रहे थे कि E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर जो है क्या डायमेंशनली सही है या नहीं सही। लेफ़्ट साइड पे एनर्जी है तो एनर्जी और वर्क इन दोनों का यूनिट भी सेम होता है और ऑलमोस्ट हम इनको सेम ही लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू एनर्जी बराबर है वर्क है और वर्क बराबर होता है FD के। मैक्सिमम वर्क की बात करें तो ये FD के बराबर होता है। कॉस थीटा का वैसे भी कोई यूनिट नहीं होता। एनर्जी का यूनिट होता है जाउल और जाउल बराबर किसके है, जाउल बराबर होता है फोर्स की जगह पर हमने लिखा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हमने लिखा मीटर। तो एनर्जी का यूनिट जाउल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अब न्यूटन का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करें। आपको पता है F बराबर किसके है, F बराबर है ma के।
तो इस फोर्स की जगह पर हम लिखेंगे न्यूटन और मैस की जगह पर हम किलोग्राम लिखेंगे और एक्सेलरेशन की जगह पर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो इस न्यूटन की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, इस न्यूटन की जगह पर, तो एनर्जी बराबर किसके आएगी, इसका यूनिट आ जाएगा। वैसे तो ये हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है, माउस से लिखना काफ़ी मुश्किल काम है। ये E इक्वल्स टू ये मैस न्यूटन की जगह पर हम लिख देंगे उसकी वैल्यू किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, न्यूटन की वैल्यू लिख दी, साथ में क्या मीटर, तो ये वाला मीटर वैसे का वैसे लिख दें। मीटर को इस मीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, एनर्जी की डायमेंशंस क्या बनेगी, एनर्जी की डायमेंशंस बन जाएंगी, यहाँ पर किलोग्राम की जगह पर कैपिटल एम लिख देंगे। ये देखें कैपिटल एम लिख दिया। मीटर लेंथ का यूनिट है तो मीटर की जगह पर कैपिटल एल लिख देंगे, लेंथ की वजह से ऊपर स्क्वायर है तो ये एल स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी जगह पर कैपिटल टी लिख देंगे, ऊपर इन्वर्स स्क्वायर है तो इन्वर्स स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख देंगे। तो एनर्जी की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की आ गई एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स स्क्वायर। जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे एम सी स्क्वायर है। एम मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम में लिखी जाती है, और सी जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी डायमेंशन एल टी इनवर्स है। वेलोसिटी या स्पीड उन दोनों की डायमेंशन एल टी इनवर्स होती हैं, आज हमने शुरू में भी पढ़ा है। तो ये ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा, तो एल का भी स्क्वायर आ जाएगा और टी का इन्वर्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो हम कहेंगे since the dimensions of the both sides of the equation are equal, so we can write as left hand side equals to right hand side, therefore we can say that E equals to mc square is dimensionally consistent, mean dimensionally exist करती है, ये dimensionally correct है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के अंदर जो है जो शामिल होंगी वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं उनको हम देखते हैं। ये एग्जांपल के लिए हमें बुक जो है वो ओपन करनी पड़ेगी। ये बुक आ गई और इसमें जो एग्जांपल्स हैं दूसरी, तीसरी और चौथी एग्जांपल शामिल है। तो पहली एग्जांपल शामिल नहीं है, दूसरी एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो वो कह रहा है द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय अ लीवर बैलेंस इज 2.2 किलोग्राम। एक मेटल बॉक्स के मैस को लीवर बैलेंस से मेजर किया गया जो कि 2.2 किलोग्राम है। लीवर बैलेंस कैसा होता है, जिसमें जो है आपने देखा होगा ये दरमियान में एक लीवर होता है, इधर से पकड़ा जाता है, एक उसका पलड़ा इस साइड पे होता है, एक पलड़ा उसका इस साइड पे होता है, और दोनों इसके जो इनकी जो ट्रे होती हैं सर्कुलर फॉर्म में ये इस तरह की होती हैं। ये लीवर बैलेंस है, इधर से पकड़ के। और वो कह रहा है कि लीवर बैलेंस से हमने मेजर किया तो मैस हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 2.2 किलोग्राम है। और बीम बैलेंस जो है, जो बीम बैलेंस इसमें यहाँ पर ये ऐसे बीम होता है एक, और इस बीम के ऊपर एक साइड के ऊपर इधर और एक इस साइड के ऊपर जो है वो इधर, जो वो इस साइड पे ये बैलेंस रखा जाता है और एक साइड के ऊपर वेट रखे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बीम बैलेंस। तो अब इसमें वो कहता है कि आप ये बताइएगा जी, इसके ऊपर ये बीम के ऊपर जो है ये ऐसे दोनों तरफ, एक साइड पे वेट एक साइड पे फिजिकल थिंग। अब इसमें मैस मेजर किया एक बॉक्स का 2.2 किलोग्राम और 2 सिल्वर कॉइन्स का मैस मेजर किया गया, तो वो है 10.0 ग्राम, 1 ग्राम और 10.02 ग्राम। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इन सारे मैसेज को ऐड किया जाता है। व्हाट इज़ नाउ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। आप ये बताइएगा जो करेक्ट मैस है बॉक्स का वो मुनासिब प्रिसीजन तक वो कितना है।
अच्छा, अब इसमें देखें टोटल मैसेज हमारे पास ये 2.2 किलोग्राम और ये 0.01। ये एक्चुअल में ये वाला जो मैस हमें दिया हुआ है ये ग्राम में है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे ये चीज़ बन जाएगी। 2.2 को हमने वैसे ही लिखा और ये इसको 1000 से, पहली वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हमने 1000 से डिवाइड करके, ये पहली वैल्यू इसको 1000 से डिवाइड करके हमने लिख दिया। ये दूसरी वैल्यू है, इसको भी हमने 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये 10.01 था, अब बन गया 0.01001 किलोग्राम। 1000 से क्यों डिवाइड किया, हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये वाली वैल्यू 10.02 थी, हमने जब 1000 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास बन गई 0.01002 किलोग्राम। ये बात याद रखिएगा, जब भी दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया जाता है तो उनके यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं, तो यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो पहले ये 2 ग्राम में थे, ये केजी में था, हमने सबके यूनिट सेम कर दिए, तो हमारे पास जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 2.22003 किलोग्राम। लेकिन एडिशन में हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि एडिशन के अंदर हम अपने आंसर को लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक महदूद करते हैं। तो पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर जो है वो इस रेटिंग के अंदर है और वो 1 है। तो हम पॉइंट के बाद राइट साइड पे एक नंबर को रहने देंगे, बाकी सारों को राउंड ऑफ कर देंगे। ये सारे के सारे नंबर हमने क्या कर दिए, राउंड ऑफ। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो 2.2 किलोग्राम आ गया। इसके बाद जो है 1.3 है, वो कह रहा है द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर of least count 0.01 centimeter or 1.22 centimeter and 5.35 centimeter. Calculate the volume V of the cylinder and uncertainty in it. हमें वॉल्यूम फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। वर्नियर कैलिपर से हमने इसकी जो है वो सारी ये मेजरमेंट्स ली हैं। ये जो है ये इसका डायमीटर है सिलेंडर का, ये इसको हम डी लिख देते हैं, और ये सिलेंडर की लेंथ मेजर की है, इसको कैपिटल एल से लिख देते हैं, और ये लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का जिसके ज़रिए से सारी मेजरमेंट्स हमने ली हैं। इस लीस्ट काउंट को हम एल सी से मेंशन कर देते हैं। तो डायमीटर की वैल्यूज़ ये लिखनी और हमने लेंथ की ये लिखनी। यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि जो नॉर्मली हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं किसी जो है वो क्यूबिकल चीज़ का, बॉक्स नुमा चीज़ का, तो उसके वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला ये है कि हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर यही फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और ये वॉल्यूम का फार्मूला जो ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है। और अगर कोई सिलेंड्रिकल चीज़ आ जाए तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है। फ़र्ज़ करेंगे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो बराबर है पाई आर स्क्वायर एल। तो ये एक सिलेंडर नुमा चीज़ है और इसके वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो ये है V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल सिलेंड्रिकल चीज़ के। और अगर कोई सफेरिकल चीज़ हो उसका वॉल्यूम बता देता हूँ, गेंद नुमा चीज़ जो है उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। बहरहाल आज का हमारा केस जो है वो सिलेंडर का है, तो इसलिए ये डायामीटर है इस सिलेंडर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डायामीटर है जिसको मैं डबल करके शो कर रहा हूँ। तो डायामीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस बराबर होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, तो हम d/2 लिख सकते हैं। इस r की जगह पर, ये जो r है इस r की जगह पर डायमीटर ओवर 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई, और इधर r की जगह पर आ जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 ओवर इधर इसका स्क्वायर और साथ में ये लेंथ आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया पाई डी स्क्वायर, पाई और साथ में डी स्क्वायर, और इधर एल
डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4। अब इसमें डायमीटर फाइंड वॉल्यूम फाइंड करना ये तो कोई इतना मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? उसकी वजह ये है कि डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये 1.22 है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर, और लेंथ की वैल्यू 5.35 है, वो यहाँ पर लिख देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, पाई की जगह पर 3.14। मेन मसला यहाँ पर जो है वो अनसर्टेनिटी फाइंड करने का है। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें ये डी स्क्वायर और ये जो लेंथ है ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को निकाल कर ऐड कर देते हैं। तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम वो बराबर होगी 2 पावर फैक्टर की वजह से आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द डायमीटर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द लेंथ। तो ये देखें अगले स्टेप में हमने इसको ऐसे किया है, ये हमने अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लिखा है, अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम, ये 2 मल्टीप्लाई, 2 क्यों आया? क्योंकि डायामीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो डायामीटर का ये जो स्क्वायर है पावर फैक्टर ये आ गया शुरू में, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। तो ये हमने लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट की, जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, लेंथ की वैल्यूज़ ये दी हुई हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लीस्ट काउंट था 0.01 और मेजर्ड वैल्यू 5.35, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2% आ गया। अब हमने अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड किया डायमीटर की, तो डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला ये है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा 0.28%। अब इन दोनों को जो है वो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम। देखें एक 2% आई, 0.2%, 1.8%। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर वो 0.8% थी, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ वो 0.2% थी। इन सब को सॉल्व किया तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ गई वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर 1.8% की अनसर्टेनिटी है। अब हमें वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम बराबर है, हमने अभी लिखा था पाई डी स्क्वायर ओवर 4 और साथ में इधर लेंथ, ये हमारे पास पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4। अब पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, डी की जगह पर 1.22 सेंटीमीटर्स में लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, लेंथ की जगह पर 5.35 सेंटीमीटर और ओवर में 4 लिख देंगे। इस सब को सॉल्व किया तो ये हमारे पास यहाँ पर ये आ गया 6.25029079 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.8% अनसर्टेनिटी, और इसमें अनसर्टेनिटी कितने परसेंट है? 1.8%। अब इसका 1.8% कैसे लेंगे? ये जो 6.25 है इसको 100 से डिवाइड करके 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। जी जी बेटा। सर जो आपने टोटल अनसर्टेनिटी लिया वॉल्यूम की, जी जी उसमें डी और एल को तो आपने मतलब किया ऐड, लेकिन पाई और ओवर 4 को क्यों नहीं किया? बेटा, कहाँ गया ये तो पाई? ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। वेरिएबल कौन कौन से थे? डी और एल, तो इसलिए इनको हमने ऐड नहीं किया। यहाँ पर आप बात करें ना इस जगह की, तो इस जगह पर उन वैल्यूज़ को लिखा जाता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी उनकी निकाली जाती है जो वेरी कर रहे होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4, इसमें डी स्क्वायर और डी और लेंथ ये वेरिएबल है, ये पाई और 4 ये तो कांस्टेंट है, इनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ इनकी फाइंड की है। क्लियर हो गया जी? ठीक, इसके साथ ये एक और स्टूडेंट भी थे, और कौन से हैं ये? जी बेटा आपका क्या क्वेश्चन है? ये रोल नंबर 64। रोल नंबर, चलें ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 6.25, इसका 1.8% कैसे लेंगे? 6.25 को आप डिवाइड कर दें 100 से, 100 से डिवाइड करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से, तो ये आपका 1.8% आ गया।
तो 1.8% कैसे निकालेंगे, ये नहीं, कितनी इसकी वैल्यू आई है, ये आई है 0.1, तो हम कहेंगे 6.2 के अंदर 0.1 क्यूबिक सेंटीमीटर का अनसर्टेनिटी है वॉल्यूम के अंदर। तो इस तरह ये सारे न्यूमेरिकल हो गए, एक न्यूमेरिकल इसका जस्ट रह गया है और वो हम इंशाल्लाह छठे चैप्टर के साथ परसों इंशाल्लाह शुरू करेंगे, उसके साथ ही हम इसको पढ़ेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़, टाइम हो गया, बाकी पे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।